लोगों को ज़बरदस्ती घर से उठाया गया, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, मूवीज़, गाने, न्यूज़ हर चीज़ बैन कर दी गई, लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी की गई, लोग अपना खुद का यूरिन पीने पर मजबूर हो गए, बेल्ट, डंडे हर चीज़ से आखिर क्यों पीटा गया। इमरजेंसी भारत के इतिहास का वो काला पन्ना है जो शायद कभी कोई नहीं भूल पाएगा। ये वो समय था जब भारत की स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे थे, आम जनता का राजनीतिक नेताओं और पार्टियों से विश्वास उठ गया था। एक ऐसा समय जब एक इंसान से उसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि फ्रीडम ऑफ लाइफ भी छीन लिया गया था। आखिर इमरजेंसी होती क्या है, ये लगी क्यों और इसका क्या रिजल्ट था, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। इंडियन डेमोक्रेसी की ब्लैक स्पॉट की सच्चाई। इमरजेंसी एक ऐसी स्पेशल पावर है जो गवर्नमेंट इन रूल के पास होती है। इमरजेंसी के चलते जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और एक स्पेशल ऑर्डर पास किया जाता है, जिस ऑर्डर के चलते फंडामेंटल राइट्स, स्टेट पावर और मीडिया को रद्द कर दिया जाता है। जिसका मतलब है कि एक इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, ना ही वो बाहर जा सकता है, ना ही किसी पब्लिक गैदरिंग का पार्ट बन सकता है और ना ही ओपनली किसी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ये एक ऐसी पावर है जो इस्तेमाल करना हर पार्टी अवॉइड करती है और सिर्फ तभी लागू करती है जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसे कि बड़ी वॉर चल रही हो या फिर कोई इंटरनल इशू हो। बट ये सिर्फ तभी लगता है जब कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हो, ये नहीं कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है और इमरजेंसी लगा दी। एक बार ज़रा इमरजेंसी की हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। सबसे पहले 1962 में ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर। इस समय इंडिया और चाइना के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई के चलते चाइना अपनी फोर्सेस ज़बरदस्ती इंडिया में भेजने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा। दूसरी 1971 में ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर। इंडिया चाइना की तरह इधर भी सेम डर बना हुआ था, जिसकी वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान वॉर की आपको और इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और तीसरी इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही। ये इमरजेंसी लगी थी क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इस वीडियो में हम तीसरी इमरजेंसी द 1975 इमरजेंसी की बात करेंगे। 1975 की इमरजेंसी को समझने से पहले हमें साल में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1971 में इंडिया का 5वां लोकसभा इलेक्शन था। अभी 2 साल पहले ही कांग्रेस का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजिशन। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से के कामाराज खड़े हुए थे, उसी और कांग्रेस रिक्विजिशन से इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी। इलेक्शंस में इंदिरा गांधी रायबरेली यूपी से लड़ रही थी। ज़्यादा सीट्स मिलने की वजह से इंदिरा गांधी की जीत हुई और फिर एक बार वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी। इधर उनकी जीत का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उन पर एक FIR फाइल हुई फ्रॉड इलेक्शंस की। राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो उस समय रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने इनलीगल मेथड्स को यूज़ किया और गलत तरीके से इलेक्शंस जीते हैं। ये पहली बार था कि इंदिरा गांधी पर किसी ने आरोप लगाया हो। इस केस के चलते इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में बुलाया गया और केस लड़ा गया। 4 साल के बाद 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ करने के चार्जेस में गिल्टी पाया। कोर्ट ने उनके टेन्योर को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और उन्हें इलेक्शन से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। जब ये न्यूज़ सामने आई तो लोगों के मन में जो इज्जत इंदिरा गांधी के लिए थी वो सारी पानी पानी हो गई और उनको जल्द ही कुर्सी से हटाने की मांग की गई। उसी ओर जो उनके सपोर्टर्स थे वो भी धरने पे आ गए और उन्हें ना हटाने की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी फिर कोर्ट गईं, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट, जहां पे उन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने 24 जून 1975 को हाई कोर्ट का जजमेंट अपहोल्ड किया और कहा कि इंदिरा गांधी को MP के रूप में जो भी प्रिविलेजेस मिले थे वो रोके जाएं और उन्हें वोटिंग से भी रोकने का ऑर्डर दिया। पर जब तक एक सही सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक इंदिरा गांधी अपनी प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकती हैं। अब बात क्या थी कि एक प्राइम मिनिस्टर को हटाना इतना आसान काम नहीं था, इसके प्रोसीजर्स काफ़ी लंबे होते हैं, तो जब तक एक सही सोल्यूशन नहीं निकल आता तब तक कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इंदिरा गांधी को उनकी कुर्सी देने के बजाय जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई, जो इस डिसीजन के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और बड़े बड़े नारे देने लगे, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के इमोरल और अनएथिकल ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये नारा महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे दिया था, तो इस नारे को फिर से सुन के लोगों के दिलों में एक अलग आग जाग गई और सब इंदिरा गांधी के खिलाफ उतर गए। इस कंडीशन को देखने के बाद इंदिरा गांधी ने उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से बात की और इमरजेंसी लगाने का सजेशन दिया और ये राय उन्हें वेस्ट बंगाल के CM सिद्धार्था शंकर ने दी थी।
फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना सोचे समझे इमरजेंसी लगा दी। इसलिए आज भी कई लोग इन्हें इंदिरा गांधी का चमचा कहते हैं। ये मेन रीज़न था कि आखिर इमरजेंसी क्यों लगी। वैसे तो और भी कई छोटे रीज़न है जो इमरजेंसी के इम्प्लीमेंटेशन का रीज़न बने, जैसे कि प्रिवी पर्स इशू। प्रिवी पर्स एक तरह की अलाउंस थी जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को दी जाती थी। अब मामला ये था कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे इंडिया काफ़ी छोटे छोटे दो तरह के हिस्सों में बटा हुआ था। एक वो जो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंडर आते थे और एक वो जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जहाँ पर उनके खुद के राजा ब्रिटिश क्राउन के अंडर राज करते थे। इन राजाओं की अपनी एक डिमांड आ रही थी, ये चाहते थे कि इंडिया का और फर्दर बंटवारा हो और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इन्हें इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना दिया जाए। अगर उस टाइम पे ये डिमांड मान ली जाती तो आज शायद हमारा राजस्थान एक अलग कंट्री होता और हैदराबाद एक अलग कंट्री। ऐसे सिचुएशन को देखते हुए उस टाइम के लीडर्स ने उन रूलर्स को कन्विंस किया कि अगर वो मान जाएंगे तो गवर्नमेंट उन्हें हर महीने एक मंथली अलाउंस देगी, जो कि कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। पर समय के साथ साथ ये अलाउंस देना इंदिरा गांधी को चुभने लगा और उन्होंने फैसला लिया कि वो ये अलाउंस देना बंद कर देंगी। इसको लेकर उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी दी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी की मांग को नज़रअंदाज कर दिया तो वो वापस कोर्ट गई एक अमेंडमेंट लेकर, जिसमें उन्होंने सीधे प्रिवी पर्स को बंद कर दिया, जिससे आगे कोई आर्गुमेंट का ऑप्शन बचा ही नहीं। ये सब 1971 में हुआ था, जिसके बाद जितने प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उनके दिल में कांग्रेस और ख़ास करके इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा था और इस गुस्से को उन्होंने इलेक्शन में निकालने का सोचा। ऑलमोस्ट सारी प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स इलेक्शन में आ गए थे और अपनी अपनी पार्टीज़ बना के इलेक्शन लड़ने लगे थे। ये तो था प्रिवी पर्स का कारण। एक और कारण है जो कि इमरजेंसी का माना जाता है, वो है इकोनॉमी प्रॉब्लम। कहा जाता है कि उस टाइम पे ब्लैक मनी और महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। जो चीज़ 1.5 रुपये की मिलनी चाहिए वो 3 रुपये की मिल रही थी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो जो चीज़ 100 रुपये की मिलनी चाहिए वो 250 में मिल रही थी। ये सारे ही रीजंस कहीं ना कहीं इमरजेंसी का कारण बने, लेकिन मेन रीज़न इमरजेंसी का वो था जो मैंने आपको शुरू में बताया। इंदिरा गांधी के इलेक्शन में हेराफेरी करने की वजह से सारी अपोजिशन पार्टीज धरना दे रही थी। काफ़ी तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। हर कोई चाहता था कि वो कुर्सी छोड़ दें। उसी ओर अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने एक मेजर स्टेप उठाया। इस इमरजेंसी को लगाने के पीछे उनका पर्सनल एजेंडा था, जिसे हम एक सेल्फिश एक्ट के नज़रिए से भी देख सकते हैं। 24 जून 1975 को ये डिसाइड किया गया कि इमरजेंसी लगाई जाएगी और 25 जून को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान किया, The President has proclaimed the emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all aware of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began to introduce certain progressive measures of benefit for the common man and woman in India. जिसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे यकीन है कि आप सबको मेरे खिलाफ इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में तो पता ही होगा, जो तब से चल रही है जब से मैं आम जनता की भलाई के लिए फैसले लेने लगी हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को भी ऐसे ट्विस्ट किया गया जिसमें वो बुरी ना लगे बल्कि प्रेसिडेंट लगे और उनकी इमेज साफ बनी रहे। इमरजेंसी लगाते ही सारी सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो गई। अपोजिशन पार्टीज जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनके नेताओं को अरेस्ट किया गया, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं विजय राजे सिंधिया, मुलायम सिंह यादव, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, चरण सिंह, जीवत राम कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली। इन्हें तो अरेस्ट किया पर इनके परिवार वालों को भी अलग ही तंग किया जा रहा था। लॉरेंस फर्नांडिस जो कि जॉर्ज फर्नांडिस के भाई हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस एकदम से उनके घर पे पहुंच गई और उन्हें बोलने लगी कि जल्दी से अपने भाई का पता बताओ वरना उसके बदले में हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। इमरजेंसी के दौरान 34,988 लोगों को मीसा के अंडर और 75,818 लोगों को डिसिर के अंडर अरेस्ट किया गया। इसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स और ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स दोनों शामिल थे। इसके साथ ही कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया। सीपीआई के लीडर्स वीएस अच्युतानंदन और ज्योतिर्मोय बासु को भी डिटेन किया गया। साथ ही कई और पार्टी मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया। इनके अरेस्ट ऑर्डर्स निकालने के साथ साथ सारे मेजर न्यूज़पेपर्स की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोक दिया गया और कुछ न्यूज़पेपर्स जिनका सप्लाई कंटिन्यू रखा उन पर सेंसरशिप लगा दी। मतलब कि उस न्यूज़पेपर को पब्लिश करने से पहले उसे मिनिस्टर्स के अंडर चेक होना पड़ेगा और अगर इन मिनिस्टर्स को लगेगा कि इसमें कुछ ऑफेंसिव है तो उस सेक्शन को काट दिया जाएगा। उन चीज़ों पर बैन लगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। किशोर कुमार जो कि उस समय के एक हिट सिंगर थे, उनके गानों को बैन कर दिया गया।
एक्टर देव आनंद और मनोज कुमार जी की मूवीज को बैन कर दिया गया। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि जयप्रकाश नारायण के सपोर्टर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। कई लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। और क्या आप सोच सकते हैं कि लोगों के घरों को कैसे तोड़ा गया, कौन सा मेथड यूज़ किया गया? लेट मी टेल यू कि ये किया गया था बुलडोज़र चला के। हाँ, वही बुलडोज़र जिसके लिए काफ़ी पार्टीज़ ने योगी जी को बदनाम कर रखा है। जबकि सच्चाई ये है कि इंडिया में पहला बुलडोज़र एक्ट एक्चुअली कांग्रेस ने किया था, जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है। यहाँ तक कि कई आदमी और औरतों का ज़बरदस्ती इनफर्टिलिटी ऑपरेशन करवाया गया। अगर आम भाषा में कहा जाए तो फोर्सफुल नसबंदी। नसबंदी एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो जिस पे भी किया जाए, चाहे औरत हो या आदमी, कल को वो इंसान माँ या बाप नहीं बन सकता। इंदिरा गांधी की सरकार को इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन देखकर डर लगने लगा था। इसकी वजह से उन्होंने लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करनी शुरू कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना, ज़बरदस्ती। इन लोगों का कंसेंट लिया ही नहीं गया था। वैसे तो ये नसबंदी की स्कीम 1952 से चल रही थी, पर ऑब्वियसली लोग इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं थे। इसकी वजह से कोई ये करवाता ही नहीं था। बट एक बार जैसे इमरजेंसी लगी, आप ये मानिए जैसे कि सरकार को खुला लाइसेंस मिल गया हो कि किसी को भी उठा लो और उसका ऑपरेशन करवा दो। कई तो उनमें टीनेजर्स थे। एक टीनेजर जिसे ये भी नहीं पता था कि फैमिली स्टार्ट करनी होती क्या है, उसके फ्यूचर को पहले ही क्रश कर दिया गया। आप ये मानिए कि बेसिकली इंडिया नॉर्थ कोरिया बन गया था। डिक्टेटरशिप खुलेआम चल रही थी। कई लोग जो अपने घर से बाहर काम पे गए हुए थे, उनको इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो वापस अपने घर पे अपने परिवार के पास जा सकें। कई लोगों को जेल में डाला गया, यहाँ तक कि आम जनता को भी नहीं छोड़ा। वो आम जनता जो सिर्फ अपनी नाराज़गी दिखा रही थी प्रोटेस्ट करके। जेल में डालने के बाद उन सबको काफ़ी टॉर्चर किया गया, काफ़ी तड़पाया गया। ये कहा जाता है कि उस टाइम में इंडिया के सारे जेल कैदियों से भर गए थे और कैदियों के लिए जगह बची ही नहीं थी। जितने भी लोगों को पकड़ा गया था, उनके कपड़े उतारकर उन्हें पीटा जाता था, बर्फ़ के ऊपर लेटाकर उन्हें बेल्ट से मारा जाता था। कई लोगों को तो शॉक थेरेपी भी दी जा रही थी। यहाँ तक कि उन्हें पानी भी पीने को नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें अपना खुद का यूरिन पीना पड़ रहा था। आप ही बताइए, क्या कोई भी सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा कर सकती है? वो भी ऐसे लोगों के साथ जो एक्चुअली क्रिमिनल हैं ही नहीं। क्या ये पावर का मिसयूज़ करना नहीं है? ये हालात इंडिया के 21 महीने चले। 21 महीने, जो कि लगभग 2 साल के बराबर है। इन 21 महीनों के बाद जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इंडिया में एकदम से इमरजेंसी अनाउंस की थी, उसी तरीके से एकदम से इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को इलेक्शन अनाउंस किए। ये अनाउंसमेंट सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो वापस कभी इलेक्शन करवाएंगी। इस इलेक्शन के चलते कई नेता जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें रिलीज किया गया। सबको नहीं, पर कुछ फेमस नेता बाहर आ गए। इन नेताओं ने बाहर आकर नारा लगाया कि ये हमारा आखिरी रास्ता है आज़ादी का। इमरजेंसी की लड़ाई को दूसरी आज़ादी का नाम भी दिया गया था। और जनता तो पहले से ही इंदिरा गांधी पे नाराज थी, तो इसके रिजल्ट में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की जीत हुई। जनता पार्टी को 298 सीट्स मिली और कांग्रेस को 154। पिछले चुनाव से 198 सीट्स कम। यह इंदिरा गांधी के लिए करारा जवाब था। नई पार्टी आने के साथ ही रिस्टोरेशन शुरू हुआ। जो भी नुकसान हुआ था उसे ठीक करने में वे लोग लग गए। ये कहानी थी इमरजेंसी की, 21 महीने के टॉर्चर की। हम सभी के दिमाग में केवल गुस्सा होगा और ये लगेगा कि ये कितना गलत कदम था, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि कुछ लोगों ने इस एक्ट को सपोर्ट भी किया था। पूरी की पूरी बच्चन फैमिली ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। दिलीप कुमार और सुनील दत्त जो संजय दत्त के पिता हैं, उन्होंने भी इसे सपोर्ट किया था। रुखसाना सुल्ताना जो अमृता सिंह की माँ और सारा अली खान की नानी है, उन्होंने तो इसके सपोर्ट में कैंपेन भी किया था। और एक मज़ेदार बात भी बताता हूँ आपको। अब आप ही सोचिए कि कोई आपके साथ ऐसा सब करे जो उस समय हुआ, क्या आप ऐसे नेता को वापस प्रधानमंत्री बनाएंगे? शायद नहीं। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। वैसे तो इमरजेंसी के कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिन्हें लोग इमरजेंसी की अच्छी साइड में शामिल करते हैं। इमरजेंसी के बाद ब्लैक मनी पर काफ़ी कंट्रोल आया। मार्केट प्राइस वापस स्टेबल हो गए थे। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि 1.5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में मिल रही थी, वो फिर से अपने ओरिजिनल प्राइस पर आ गई। लोगों के अंदर पॉलिटिक्स और फंडामेंटल राइट्स को लेकर जागरूकता बढ़ गई। मीडिया की वैल्यू लोगों को समझ में आने लगी थी। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप प्रेज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे कौन से टॉपिक पर आप हमें वीडियो बनाते हुए देखना चाहेंगे, ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।